चलिए जरा समझते हैं कि कैसे 2026 में मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखते ही देखते पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। देखिए, लड़ाई शुरू हुई ही थी और कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया का जो सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से गुजरने वाला शिपिंग ट्रैफिक पता है कितना? पूरे 90% तक गिर गया। मतलब एक तरह से सब कुछ ठप। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके मायने क्या थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फौरी असर की। ये एक ऐसा शॉक था जिसने ग्लोबल सिस्टम की नींव हिला दी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बस तेल का रास्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस और सोचिए 1/3 फर्टिलाइजर यानी खाद की सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन है। और ये खाद वाला पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतों से जुड़ा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट से रोज का 20 मिलियन बैरल तेल गायब हो गया और करीब 600 इंटरनेशनल जहाज जिन पर अरबों डॉलर का सामान लदा था, वो सब के सब खाड़ी में ही फंस कर रह गए। अब जब सप्लाई में इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो जाहिर है कीमतें तो आसमान छुएंगी ही। एनर्जी की कीमतों में जैसे आग लग गई और कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के भी पार निकल गया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस आग की चिंगारी कहाँ से आई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन से। इसके जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया और जब लगा कि शायद बातचीत से हल निकल आएगा तो हाई स्टेक शांति वार्ता भी बुरी तरह से फेल हो गई। ईरान को जो शुरुआती हमलों से नुकसान हुआ वो कोई छोटा मोटा नहीं था। फिजिकल और इकोनॉमिक दोनों ही स्तर पर तबाही मची थी और इसी ने ईरान की तरफ से एक बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई की जमीन तैयार कर दी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है ईरान की नेवल स्ट्रैटेजी। देखिए, उनका मकसद समंदर में किसी सुपर पावर नेवी से जीतना था ही नहीं। उनका असली प्लान था उस समुद्री रास्ते को किसी के लिए भी इस्तेमाल करना नामुमकिन बना देना। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां आप सीधे सीधे ताकत से नहीं लड़ते, बल्कि आप अपने दुश्मन के लिए हालात इतने मुश्किल, इतने खतरनाक और इतने महंगे बना देते हैं कि वो इलाका ही छोड़ दे। देखिए, ईरान की नेवी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है उनकी रेगुलर पारंपरिक नेवी, जिसे शुरुआती हमलों में बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ है उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी या IRGCN, और ये फोर्स खास तौर पे इसी तरह की छापामार लड़ाई के लिए ही तैयार की गई थी। तो IRGCN करती क्या है? वो ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावों के झुंड से हमला करना, ड्रोन अटैक, समंदर में चुपके से माइंस बिछा देना, मिसाइलें दागना। मतलब एक ऐसा माहौल बना देना जहां खतरा कब कहां से आ जाए कोई अंदाजा ही न लगा पाए। और ये मैप एक बहुत ही अहम बात बताता है जो इतिहास से सीखी गई है कि माइंस बिछाने के लिए सबसे खतरनाक जगह वो तंग सा स्ट्रेट नहीं है, बल्कि खाड़ी के वो चौड़े और कम गहरे शिपिंग के रास्ते हैं। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ईरान को जहाज़ों को डुबाने की ज़रूरत ही नहीं थी, उन्हें बस एक बहुत बड़े खतरे का माहौल बनाना था। एक ऐसा डर पैदा करना था कि शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस का खर्च इतना बढ़ जाए कि वो खुद ब खुद उस रास्ते पर जाना बंद कर दें। अब ईरान के इन कदमों और बातचीत के नाकाम होने के बाद बारी थी अमेरिका की। उन्होंने भी अपनी अगली चाल का ऐलान कर दिया। शुरुआत में व्हाइट हाउस की तरफ से जो ऐलान आया वो बहुत ही बड़ा था। ऐलान था दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने का। लेकिन बाद में मिलिट्री की तरफ से इस बात को साफ किया गया कि ये पूरी नाकाबंदी नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ उन जहाज़ों को रोकेगी जो ईरान के बंदरगाहों से आ जा रहे हैं। इस पर ईरान का जवाब भी तुरंत आया और उन्होंने इसे समुद्री डकैती करार दिया। इस मैप को देखिए, ये उस वक्त की अमेरिकी फौज की पोजीशनिंग को दिखाता है। ज्यादातर बड़े एसेट्स खाड़ी के बाहर तैनात है। ये अपने आप में बताता है कि उस तंग और खतरों से भरे पानी में ऑपरेट करना कितना मुश्किल काम था। समंदर में शतरंज की ये जो बाजी चल रही थी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था और इसने हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन की उन कमजोरियों को सामने ला दिया जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा।
और सबसे हैरान करने वाले नतीजों में से एक था फर्टिलाइजर LNG पैराडॉक्स। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसने एक नेवी की लड़ाई को सीधे दुनिया भर में लोगों की खाने की थाली की कीमत से जोड़ दिया था। इस संकट पर दुनिया भर से मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। जो देश हॉर्मूज के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते थे वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए परेशान थे, और वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब एनर्जी सॉवरेनिटी यानी ऊर्जा संप्रभुता का एक नया दौर शुरू हो गया है। तो ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया के सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स इतने ही नाजुक हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए अकेला ही खड़ा रहना होगा?